हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन में हम 12 फरवरी के सभी करंट अफेयर्स को यहाँ पर डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको डेली करंट अफेयर की PDF चाहिए तो आप क्रेजी जी के ट्रिक के टेलीग्राम चैनल पर जाकर या फिर क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन से फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी PDF को कलेक्ट कर सकते हैं। आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले श्रीलंका के पहले खिलाड़ी कौन हैं? देखिए फ्रेंड्स, पहली बार ऐसा हुआ है कि श्रीलंका के किसी खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाया है और इनका नाम है पाथुम निसांका। आंसर हो जाएगा आंसर सी। श्रीलंका के ओपनर खिलाड़ी है पाथुम निसांका। हाल ही में पाथुम निसांका ने वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाया है और ऐसा करने वाले ये श्रीलंका के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। पाथुम ने जो दोहरा शतक लगाया है फ्रेंड्स, ये अफगानिस्तान के खिलाफ लगाया। अफगानिस्तान के खिलाफ खेलते हुए इन्होंने 210 रन की पारी खेली है और पूरे श्रीलंका के इतिहास में पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं पाथुम निसांका जिन्होंने दोहरा शतक लगाया है वनडे क्रिकेट में। अब यहाँ पर देखिए, हमें स्पेशली इंडिया के बारे में पता होना चाहिए कि इंडिया में किसने दोहरा शतक लगाया है अभी तक। तो देखिए, सबसे पहली बार दोहरा शतक किसने लगाया, डबल सेंचुरी किसने मारी, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है भारत के सचिन तेंदुलकर। इन्होंने 200 रन बनाए थे दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। ये मैच हुआ था ग्वालियर में। कब हुआ था? 2010 में। तो अगर क्वेश्चन ऐसा आता कि पहली डबल सेंचुरी भारत के किस खिलाड़ी ने लगाई है, तो ये हो गए भारत के सचिन तेंदुलकर। नेट 200 रन मारे थे इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। सचिन तेंदुलकर के अलावा भारत के रोहित शर्मा ने सर्वाधिक 3 बार देखिए वनडे में दोहरा शतक लगाया है। इनके अलावा वीरेंद्र सहवाग, ईशान किशन और शुभमन गिल भी भारत के ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने वनडे में दोहरा शतक लगाया है। यहाँ पर 2 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक तो सबसे पहली डबल सेंचुरी इंडिया में किसने लगाई, सचिन तेंदुलकर, और सबसे ज़्यादा बार डबल सेंचुरी किसने लगाई, तो ये है रोहित शर्मा। इन्होंने 3 बार वनडे में दोहरा शतक लगाया है। हमारा क्वेश्चन पाथुम निसांका से था। ये श्रीलंका के पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने दोहरा शतक लगाया है वनडे में, और ये शतक इन्होंने लगाया अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम के खिलाफ। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देता हूं फ्रेंड्स। आप सभी के लिए क्रेजी जी के ट्रिक के रूट एप्लीकेशन पर हमारे GS फाउंडेशन का आरंभ 2.0 बैच शुरू होने वाला है। स्पेशली ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बैच बहुत ही बेनिफिट करने वाला है, क्योंकि स्पेशली जो फोकस इस बैच में हमारा होने वाला है वो आंसर राइटिंग पर रहेगा। आप सभी जानते हैं सेंट्रल में UPSC या स्टेट में जो PCS की एग्जाम है, वहाँ पर आंसर राइटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो पूरे बैच को आंसर राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ही डिज़ाइन किया गया है। कुछ एडिशनल सब्जेक्ट भी एड ऑन किए गए हैं यहाँ पर, जैसे फॉरेन अफेयर्स, इंडियन सोसाइटी, डिजास्टर मैनेजमेंट। ये आपके लिए एडिशनल सब्जेक्ट है जो कि आपको पहले आरंभ बैच में नहीं मिले थे और इस आरंभ 2.0 में आपके लिए यहाँ पर ऐड किए गए हैं। आप पूरा बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इंडिविजुअली किसी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं तो आप उसमें भी इजीली एनरोल कर सकते हैं रूट एप्लीकेशन पर जाकर। वहां पर इंडियन पॉलिटी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। अगर आप इंडियन पॉलिटी को डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरा ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इजीली आप प्ले स्टोर से रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर इंडियन पॉलिटी का लाइव बैच आप सभी के लिए अवेलेबल है, जहां पर पूरे बैच में आपको लाइव क्लासेस मिलने वाली है और लाइव क्लासेस बाद में आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल होगी। क्लास नोट्स भी दूंगा मैं आपको, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज जितने भी टॉपिक हम पढ़ेंगे उसके टेस्ट भी आपको वहीं पर एप्लीकेशन में अवेलेबल हो जाएंगे, जिनको आप इजीली लगाकर अपना परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। आई होप अपडेट अच्छा लगा होगा। बिना देर किए रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से और आप किसी भी सब्जेक्ट में एनरोल कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, पद्मश्री पुरस्कार विजेता डॉक्टर ईश्वर चंद्र वर्मा का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो ईश्वर चंद्र वर्मा, हाल ही में देखिए लंबी बीमारी के बाद इनका निधन हो गया है फ्रेंड्स, जो कि मेडिसिन मतलब चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित है। वैसे ये जेनेटिक्स मेडिसिन के क्षेत्र से संबंधित है फ्रेंड्स। पद्मश्री अवॉर्डेड है डॉक्टर ईश्वर चंद्र वर्मा। हाल ही में इनका निधन हो गया है। जेनेटिक्स मेडिकल के क्षेत्र में इनके योगदान के कारण ही लास्ट ईयर ही इंडियन गवर्नमेंट ने इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था। इसके अलावा 1983 में इन्होंने BC राय राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता है। ये भारत के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 1968 में दिल्ली एम्स में भारत में पहला आनुवांशिक केंद्र स्थापित किया था।
हाल ही में लंबी बीमारी के बाद डॉक्टर ईश्वर चंद्र वर्मा का निधन हो गया, जो कि जेनेटिक मेडिकल के क्षेत्र से संबंधित थे और 2023 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। ओके, इसके बाद आइए, नई दिल्ली में आयोजित 51वें विश्व पुस्तक मेले 2024 का अतिथि देश कौन है? तो देखिए, पहला फैक्ट यहाँ पर हम ये नोट करेंगे कि 51th वर्ल्ड बुक फेयर 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। तो आयोजन किया गया नई दिल्ली में, जिसमें गेस्ट कंट्री के रूप में बुलाया गया था सऊदी अरब को। आंसर हो जाएगा आंसर डी। नई दिल्ली में 51वां विश्व पुस्तक मेला 2024 में हाल ही में शुरू किया गया। इसका इनॉग्रेशन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया गया। इस पुस्तक मेले में, वर्ल्ड बुक फेयर में जो गेस्ट कंट्री है वो है सऊदी अरब। सऊदी अरब को इस वर्ल्ड बुक फेयर में गेस्ट कंट्री के रूप में बुलाया गया था। यहाँ पर देखिए, थीम की बात करते हैं तो मल्टीलैंग्वेज इंडिया इज अ लिविंग ट्रेडिशन। ये थीम है 51वें विश्व पुस्तक मेले 2024 की। आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखिएगा, इसका इनॉग्रेशन हाल ही में भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया। गेस्ट कंट्री कौन? तो ये हो गई सऊदी अरब। ओके, सबसे पहली बार वर्ल्ड बुक फेयर की शुरुआत की गई थी 1972 में। उद्देश्य की बात करें तो जितनी भी इंडियन लैंग्वेजेस है, स्पेशली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में जो 22 भाषाएं हैं, उनकी जितनी भी बुक्स हैं उन्हें पाठकों तक पहुंचाना, पढ़ने वालों तक पहुंचाना और लोगों को बुक्स पढ़ने के लिए प्रेरित करना, यह वर्ल्ड बुक फेयर को आयोजित किए जाने का उद्देश्य है। शुरुआत की गई थी 1972 में और 2024 में इसके 51वें संस्करण का आयोजन किया गया हाल ही में नई दिल्ली में। गेस्ट कंट्री कौन? तो ये है सऊदी अरब। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले पहले सिविल सेवक कौन हैं? क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, नोट कर लीजिएगा। देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को या सिविल सर्वेंट को किसी भी चीज़ का भारत में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो फिट इंडिया मूवमेंट के हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं नरेंद्र कुमार यादव। आंसर हो जाएगा आंसर ए। हाल ही में फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर सिविल सेवक या सिविल सर्वेंट नरेंद्र कुमार यादव को नियुक्त किया गया और इस तरह से नरेंद्र कुमार यादव फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले भारत के पहले सिविल सर्वेंट है। नरेंद्र कुमार यादव की बात करें फ्रेंड्स, तो इनकी बॉडी काफ़ी फिट है, काफ़ी फिजिकली ये फिट है फ्रेंड्स। अब गवर्नमेंट सर्वेंट होने के बाद भी ये अगर इतने ज़्यादा फिजिकली फिट हैं तो ये प्रेरणा बन जाते हैं दूसरे लोगों के लिए। इसीलिए हाल ही में नरेंद्र कुमार यादव को भारत में फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए, लोगों के शारीरिक और मेंटल हेल्थ की देखभाल के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा 9 अगस्त 2019 को की गई थी और फिटनेस को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। हाल ही में फिट इंडिया मूवमेंट के नए ब्रांड एम्बेसडर सिविल सर्वेंट नरेंद्र कुमार यादव को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चर्चित किलकारी प्रोग्राम कब शुरू किया गया था? देखिए, पहले किलकारी प्रोग्राम से आंसर ले लेते हैं कि शुरू कब किया गया, फिर बात करेंगे कि किलकारी प्रोग्राम एक्चुअल में है क्या और अभी सुर्खियों में क्यों है। तो किलकारी प्रोग्राम की शुरुआत इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी 15 जनवरी 2016 को। आंसर हो जाएगा आंसर बी। अभी ये सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि हाल ही में इस प्रोग्राम को गुजरात और महाराष्ट्र स्टेट में भी लागू किया गया है। अब प्रोग्राम क्या है इसकी बात करते हैं। तो देखिए, ये एक वॉइस बेस्ड सर्विस है या फिर यूँ कहा जाए कि मोबाइल बेस्ड एक हेल्थ केयर सर्विस है, जो कि 15 जनवरी 2016 को इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई थी। इसके तहत दूर दराज के जो ग्रामीण क्षेत्र है, जहाँ पर साक्षरता नहीं पहुँच पाई अभी तक या फिर कम साक्षरता है, अवेयरनेस कम है, ऐसे क्षेत्रों में कॉल पर ऐसी माताओं को जिन्होंने या तो बच्चों को जन्म दिया है या फिर बच्चों को जन्म देने वाली है, उनको उनके हेल्थ से रिलेटेड सभी गाइडेंस दिया जाता है। मतलब क्या उन्हें प्रोटेक्शन रखना चाहिए जब बच्चा डिलीवर हो रहा है या डिलीवरी हो रही है, तो क्या क्या उन्हें कॉशंस रखना चाहिए, ये सभी बताया जाता है इस वॉइस बेस्ड सर्विस के माध्यम से। यही प्रोग्राम है भारत में किलकारी प्रोग्राम। शुरुआत की गई थी 15 जनवरी 2016 को। भारत में नवजात शिशु और माताओं के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, उनकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करना इस योजना का या प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है। वैसे वर्तमान में किलकारी प्रोग्राम 20 राज्य और यूनियन टेरिटरीज में अपनी सेवाएं दे रहा है और धीरे धीरे इसे अलग अलग राज्यों में भी प्रमोट किया जा रहा है। इसी क्रम में हाल ही में इस सेवा को गुजरात और महाराष्ट्र स्टेट में भी लागू किया गया। कौन सा प्रोग्राम है? किलकारी प्रोग्राम। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी के लिए हमारे करंट अफेयर की ईयरली ई बुक शंखनाद आपके लिए अवेलेबल है। पूरे फरवरी तक अपडेटेड ये बुक आपको मिलने वाली है।
जहां पर बजट 2024 भी इंक्लूड है। अयोध्या के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से संबंधित जो क्वेश्चन है वो भी यहां पर इंक्लूड किए गए हैं। तो आप अगर हार्ड कॉपी ऑर्डर करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां पर जाकर आप बुक को ऑर्डर कर लीजिए, डायरेक्ट बुक आपके घर आ जाएगी। और अगर आप ई बुक ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको रूट एप्लीकेशन पर और इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर ईयरली करंट अफेयर शंखनाद की ई बुक भी अवेलेबल है। आप इजीली दोनों सोर्सेज से जाकर बुक भी ऑर्डर कर सकते हैं और ई बुक भी ऑर्डर कर सकते हैं। इसके बाद हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पेस मिशन को लॉन्च किया है? पेस मिशन को लॉन्च किया है नासा ने, जो कि एक अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। लास्ट सेशन में भी हमने नासा पर बात की थी। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में देखिए पेस मिशन को लॉन्च किया है। ये शॉर्ट फॉर्म है पेस। यहाँ पर फुल फॉर्म में आपको मेंशन कर देता हूँ, प्लैंकटन एरोसोल क्लाइमेट ओशन इकोसिस्टम। ये पेस का फुल फॉर्म है। अब देखिए उद्देश्य क्या है, इसी के आधार पर इसका फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म रखा गया है। तो पेस मिशन महासागरों में सूक्ष्म जीवन और वायुमंडल में जो सूक्ष्म कण हैं, जो माइनर पार्टिकल्स हैं, उनका अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो पेस मिशन को लॉन्च किसने किया? क्वेश्चन हमारा ये था, तो आपको याद रखना चाहिए इसे नासा के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है। नासा कौन? तो ये अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। ओशियन में जो माइक्रोस्कोपिक लाइफ है, माइक्रोस्कोपिक जो कण हैं, जो पार्टिकल्स हैं, उनका अध्ययन करने के लिए पेस मिशन को डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने घर घर राशन योजना की शुरुआत की? यह राज्य है भारत का पंजाब राज्य। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने हाल ही में पंजाब के अमलों से घर घर राशन योजना की शुरुआत की। उद्देश्य की बात करते हैं तो घर घर राशन योजना के तहत राज्य में जितने भी लाभार्थी होंगे जो कि इस योजना के क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं, उन्हें हर महीने उनके घर पर राशन उपलब्ध करवाया जाएगा। उद्देश्य गरीबों को आसानी से उनके घर तक ही राशन उपलब्ध हो सके और इसके अलावा राज्य में पीडीएस मतलब जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसे और ज़्यादा पावरफुल बनाया जा सके, आम लोगों के लिए सुलभ या सरल बनाया जा सके। ये घर घर राशन योजना का मुख्य उद्देश्य है। हाल ही में पंजाब राज्य की गवर्नमेंट ने इसे पंजाब में लॉन्च किया है। पंजाब की अदर स्कीम्स की बात करें जो कि अलग अलग क्षेत्रों में चलाई जा रही है, तो इनमें माई भागो विद्या योजना साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए और बेबे नान की लाडली बेटी कल्याण योजना जो कि लाडली बेटियों के कल्याण के लिए पंजाब राज्य में चलाई जा रही है। और अब घर घर राशन योजना को भी पंजाब राज्य में लॉन्च किया गया है। इसके बाद आ जाइए, आदि महोत्सव 2024 का इनॉग्रेशन किसने किया? पहले जान लेते हैं आदि महोत्सव क्या है। तो देखिए, भारत में जनजाति संस्कृति को संरक्षित करने के लिए, जनजाति संस्कृति और उनसे रिलेटेड जितना भी उनका स्थानीय कल्चर है उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए आदि महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसकी शुरुआत भारत में 2017 में की गई थी। अब 2024 में आदि महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, जिसका इनॉग्रेशन भारत की प्रेसिडेंट के द्वारा किया गया। भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव आदि महोत्सव 2024 का इनॉग्रेशन किया। अब क्योंकि जनजातियों की संस्कृति का संरक्षण करना, उन्हें बढ़ावा देना आदि महोत्सव का मुख्य उद्देश्य है, इसीलिए 2024 के नई दिल्ली में आदि महोत्सव में जनजाति समुदायों की सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। इनॉग्रेशन किसने किया? तो राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव आदि महोत्सव 2024 का इनॉग्रेशन नई दिल्ली में भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। जनजाति समुदायों की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना, उन्हें सहेजना और उन्हें बढ़ावा देना आदि महोत्सव का मुख्य उद्देश्य है। सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल जिरकॉन किस देश के द्वारा लॉन्च की गई? देखिए, पिछले 1-2 साल से यूक्रेन और रशिया के मध्य में एक भयानक वॉर छिड़ा हुआ है। ऐसी कंडीशन में रशियन आर्मी ने यूक्रेन की कैपिटल क्यू को निशाना बनाते हुए अपनी जिरकॉन मिसाइल को लॉन्च किया। मिसाइल किसकी है, हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल जिरकॉन रशियन आर्मी की मिसाइल है, रशियन गवर्नमेंट की मिसाइल है। इस मिसाइल की मारक क्षमता की बात करें तो इसकी रेंज 1000 किलोमीटर है, जिसे हाल ही में यूक्रेन की कैपिटल क्यू पर रशियन आर्मी के द्वारा दागा गया। रशिया की बात करते हैं तो ये पूर्वी यूरोप और उत्तरी एशिया में फैला हुआ एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल देश है। क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा देश है। रशिया की कैपिटल मॉस्को है, रूबल यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है और व्लादिमीर पुतिन रशिया के वर्तमान में प्रेसिडेंट के पद पर हैं। ओके, इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस भारतीय संगीतकार को प्रसिद्ध लक्ष्मी नारायण इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया?
तो लक्ष्मी नारायण इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया है भारतीय संगीतकार प्यारे लाल शर्मा को। बॉलीवुड में काफ़ी पुराने संगीतकार हैं प्यारे लाल शर्मा। अब इन्हें लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार इन्हें संगीत के क्षेत्र में इनके योगदान के कारण दिया गया है फ्रेंड्स। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी नोट कीजिएगा कि इसी साल जनवरी 2024 में ही भारत में प्यारे लाल शर्मा को भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। मतलब पद्म भूषण दिए जाने की घोषणा की गई है, अब आगे चलकर इन्हें पद्म भूषण दिया जाएगा। तो जनवरी 2024 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया संगीतकार प्यारे लाल शर्मा को, और अब फरवरी 2024 में इन्हें लक्ष्मी नारायण इंटरनेशनल अवार्ड प्रदान किया गया। यह जो अवार्ड है ये ग्लोबल म्यूजिक फेस्टिवल के हिस्से के रूप में दिया जाता है। 2024 के लिए ये संगीतकार प्यारे लाल शर्मा को दिया गया। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए हमने 12 फरवरी के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझ लिया। अब आ जाइए फैक्ट शीट में आगे बढ़ते हैं। जनवरी से लेकर दिसंबर तक के सभी करंट अफेयर के वन लाइनर में हम अगस्त मंथ के वन लाइनर की बात कर लेते हैं। 22 अगस्त 2023 को सचिन तेंदुलकर को चुनाव आयोग द्वारा नेशनल आइकॉन के रूप में नामित किया गया। 22 अगस्त 2023 को नौसैनिक अभ्यास मालाबार का 27वां संस्करण ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया। 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला भारत वर्ल्ड का चौथा देश बना। 23 अगस्त 2023 को खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर अस्मिता महिला लीग किया गया। आगे 23 अगस्त 2023 को विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने पहली बार गोल्ड मेडल अपने नाम किया। 23 अगस्त 2023 को एनजीटी के नए अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया। 23 अगस्त 2023 को दुनिया की नई सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण लद्दाख राज्य में शुरू किया गया। 24 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ मध्य प्रदेश राज्य में किया गया। 24 अगस्त 2023 को पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में पंजाब राज्य शीर्ष पर रहा। और 24 अगस्त 2023 को ई गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। ये सभी वन लाइनर अगस्त मंथ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। अब आ जाइए लास्ट डे के सेशन में जो करंट अफेयर हमने डिटेल में समझे थे, यहाँ पर उन्हें एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 9 फरवरी को 3 लोगों को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की गई, MS स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह और PV नरसिम्हा राव। तो वो जो वहाँ पर जो ऑप्शन था उसमें शामिल नहीं थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय। सेफ अंडर 19 विमेंस चैंपियनशिप 2024 का खिताब भारत और बांग्लादेश ने संयुक्त रूप से अपने नाम किया। भारत के नीरज चोपड़ा को स्विट्जरलैंड के जंग फ्राउ जोक में आइस पैलेस में उनकी पट्टिका लगाकर सम्मानित किया गया। विश्व दलहन दिवस 2024 की थीम की बात करें तो पल्सेस नरिशिंग सॉइल्स एंड पीपल 2024 में विश्व दलहन दिवस की थीम है। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम किया गया। ओल्जास बेक्टोनोव को हाल ही में कजाकिस्तान का नया PM नियुक्त किया गया। आगे आ जाइए। 4th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभंकर अष्टलक्ष्मी को घोषित किया गया। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में भारत को अतिथि देश घोषित किया गया है। एशियाई विकास बैंक ने भारत देश का निदेशक नियुक्त किया है मियो ओका को। और लास्ट देखिए, हाल ही में ईरान ने भारतीयों के लिए वीज़ा मुक्त यात्रा की अनुमति दी है। ये सभी करंट अफेयर लास्ट डे के सेशन में हमने डिटेल में समझे थे। अब आ जाइए आज के लिए आप सभी के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे इंपॉर्टेंट है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिस्र की राजधानी काहिरा किस नदी के तट पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। मिस्र की राजधानी काहिरा किस नदी के तट पर स्थित है? अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।